बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आपको खुशामदीद 24/9 में। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ गुज़र मुअज़्ज़म। आप सब गुड मॉर्निंग, आपको गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और इसके साथ साथ ये हफ्ता और ये दिन और इसके साथ ये महीना आने वाले दिन जो है वो हमारी खैरियत से इसलिए गुजरेंगे क्योंकि अगर आप एहतियात करेंगे तो ये बड़ी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉकडाउन जहाँ जहाँ पर लगा उसके बाद जी, लॉकडाउन जहाँ जहाँ पर लगा वहाँ तमाम SOPs को फॉलो किया गया और इसके साथ साथ ये भी तय किया गया कि कोविड में हमने कैसे SOPs को फॉलो करते हुए पाबंदियाँ रखनी हैं। अब अगर हम सिंध की बात करें तो हम जैसे ये बताते हैं कि उन्होंने 2 हफ्ते के लिए मज़ीद सख्तियाँ कर दी हैं और थोड़ा सा जो है वहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब पूरे मुल्क में अगर हम रेशो का जिक्र करें तो गुज़श्ता 24 घंटों में 4.80 रेशो जो है वो रिकॉर्ड की गई है। दैट मीन्स के करीबन एक हफ्ते से ज़ायद हो गया रेशो जो है वो 4% से नीचे, मतलब 4 की फिगर में आ रही है, 5 और 4 जो हम 8 तक क्रॉस कर गए थे। बट बात यह है कि ये लॉकडाउन का असर है, ये डॉक्टर्स भी क्लियर कर देते हैं कि ईद से पहले जो लॉकडाउन लगा अब उसके असरात नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद नरमी हुई तो अब जो है वो परसेंटेज बढ़ने का इम्कान भी है। दूसरी तरफ जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कोविड की सिचुएशन के ऊपर NCOC ने अपने स्टेटिस्टिक्स भी जारी कर दिए और पॉजिटिव केसेस जो हैं वो 2482 रिकॉर्ड किए गए, 67 डेथ्स हुई और 4.80 जो है वो पॉजिटिव रेशो आई है। हम लोगों ने क्या करना है, हमारा किरदार इसमें कितना अहम हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। गवर्नमेंट के साथ ताउन कितना ज़रूरी है, वो चाहे SOPs को फॉलो करने के हवाले से हो या वैक्सीन के हवाले से हो कि वैक्सीन जो है उसके लिए हम अपने आप को रजिस्टर कराएं और उसके बाद वैक्सीन लगवाएं। अब 30+ वालों को वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है और 19+ जो लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू हो चुका है। मुल्क भर में डिफरेंट वैक्सीन सेंटर्स हैं जहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर की बार बार बात की जाती है ताकि लोग अपने आप को खुद महफूज रख सकें। न सिर्फ अपने आप को, आप ये भी सोचिए कि इससे दूसरे लोगों को भी आप इन्फेक्ट कर सकते हैं, खासतौर पर घर वालों को। और अबूज़र हमेशा हम ये बात करते हैं कि बेशक अपना ख्याल ना रखें लेकिन अपने घर वालों के लिए इन तमाम SOPs को फॉलो कर लें। और कोविड सिचुएशन के ऊपर भी आज हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम अगर जिक्र करें मुल्क में सियासी तनाजुर में क्या सिचुएशन चल रही है तो कल एक बड़ा इंटरव्यू हुआ जी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। उसमें बड़ी बड़ी बातें की अपनी पार्टी पॉलिसी के हवाले से भी और वो लंदन क्यों जाना चाहते हैं खुलकर उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि इदारों को पोलिटिसाइज नहीं करना बल्कि एक रोड मैप तैयार करना होगा। इसके साथ साथ PDM की कल एक बड़ी मीटिंग भी है और आज उनकी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात है और इस मुलाकात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब भी करेंगे और बात भी करेंगे। और वो शहबाज शरीफ साहब बड़े वाज़ेह तौर पर ये क्लियरली कह चुके हैं नवाज शरीफ कौमी मुफाद में काम करने को तैयार हैं और मैं उन्हें मनाना चाहती हूँ। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने कही जो बाद में फिर जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि ख़बरों की टॉप स्टोरीज भी बन गई और उस पर डिस्कशंस भी हो रही हैं। आज हम उस पर भी बात करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि मरीम नवाज सियासतदान है लेकिन उन्हें ग्रूमिंग की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि चौधरी निसार के हल्फ लेने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मैं मियाँ साहब को मनाना चाहता हूँ चाहे मुझे उनके पाँव ही क्यों ना पकड़ना पड़े। और फिर PDM के इजलास के हवाले से भी उन्होंने कहा कि आज गौर किया जाएगा कि किस तरह से पीपल्स पार्टी और ANP जो है उसकी वापसी पर मुशावरत होगी और क्या PDM के लोग, PDM की पार्टीज जो अब 8 पार्टीज रह गई हैं PDM की, वो इस पर मुत्तफिक होंगी कि हम पीपल्स पार्टी और ANP को वापस बुला सकें। जी, तो जिस तरह से आप बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो इस वक्त सिचुएशन है और जो मियां शहबाज शरीफ साहब का जो गुज़श्ता रात का इंटरव्यू है, मुझे लगता है कि उसके बाद खासी सिचुएशन जो है वो बदल गई है अचानक से। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर मुझे जाना पड़ा लंदन और जाकर मियां नवाज शरीफ साहब के पाँव भी पकड़ना पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ मुल्क की खातिर। दैट मीन्स कि मुल्क की खातिर अब मियां शहबाज शरीफ या नून लीग के अंदर ये आवाज़ भी बुलंद हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाया जाए और इतनी कन्फ्रंटेशन की तरफ ना जाया जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कल। और ओवरऑल सिचुएशन जो PDM की और फिर जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का हालिया इंटरव्यू जिसको इस वक्त बहुत ज़ेर बहस लाया जा रहा है। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, सीनियर तजियाकार सीनियर सहाफ़ी। नासिर बेग चुगताई साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं PDM स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ साहब के रोल की इस वक्त, शहबाज शरीफ साहब ने कल बड़ा ज़बरदस्त धमाकेदार इंटरव्यू भी दिया है क्योंकि इसमें ये चंद बातें थी उन्होंने मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहीं और फिर मरीम नवाज साहबा के हवाले से जो बात की है। कैसे देखते हैं आप इस इंटरव्यू को और इसके इम्पैक्ट को? नहीं थी इंटरव्यू के में
शायद आपसे जो मेरी आखिरी बार गुफ्तगू हुई थी उस समय मैंने आपको इशारा कर दिया था कि हालात किस में जा रहे हैं, जहाँ मैंने कहा था कि मुलाकात में और खाने पर शहबाज शरीफ के मरियम साहिबा नहीं थी, तो वो जाहिर सी बात है, एक बहुत ऑब्वियस बात थी। फिर दूसरी मीटिंग हुई, उसमें भी वो नहीं थी, अब वो जा रही है पीडीएम की मीटिंग में जो आज हो रही है इस्लामाबाद में। जो कुछ सामने आया है वो अंडरकरंट चल रहा था पानी के बहाव के साथ साथ, और ये आज से नहीं परसों चल रहा था। अब खुल के शहबाज शरीफ साहब ने भी बात कर ली, पीडीएम पे बात कर लेते हैं। पीडीएम में पीपल्स पार्टी वापसी में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब वो ये दरख्वास्तें पेश नहीं कर रही। तो बार बार कहा जा रहा है माफी मांगे माफी मांगे, उन्होंने ये भी कह दिया है माफी हम नहीं मांगेंगे, आप मांगे। आपने शोकॉज देकर पता नहीं बचपना किया है, क्या किया है, कोई हम किसी कॉर्पोरेट फर्म में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कि सीईओ जो है हमको शोकॉज दे रहा है। उसके जवाब में शायद खाखाना भाई साहब का आया था कि अगर पीपल्स पार्टी को लाते हैं आप तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा सेक्रेटरी के ओहदे से। वो खुल के बात सामने आई थी। आज जो शहबाज शरीफ ने कहा है वो बहुत डट के बात की। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी को कोई पार्टी पीडीएम से निकालने का हक हासिल नहीं है। उन्होंने उसूली बात कर दी जो सब कह रहे थे। जी जी, ये मतलब अच्छा, लेकिन चुगताई साहब निकाला तो किसी ने नहीं, निकाला नहीं, पीपल्स पार्टी ने बैकआउट किया तो शोकॉज भेजा था। अब उन्होंने जवाब नहीं दिया और वाज़े तौर पे कहा हम जवाब नहीं देंगे। शोकॉज को तो नहीं मान रहे, उफाड़ के फेंक दिया उन्होंने, और उल्टा कह रहे हैं शायद खाकर अब्बासी को कि माफी मांगे आप, कि आपने शोकॉज किस हैसियत में दिया है, कौन है कौन आप। और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि हमें वापसी में इंटरेस्ट नहीं है। आप क्यों कह रहे हैं हम आपको वापस लेना नहीं चाह रहे। लेकिन अब आप देखें चुगताई साहब, डायरेक्शन भी तो चेंज हुई। कल शहबाज शरीफ के इंटरव्यू में वाज़े हो गया कि वो अब दूसरे ट्रैक पर चलना चाहते हैं, वो थोड़ा अपनी तरीके को तब्दील करना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने कहा कि मैं मियां साहब को मनाऊंगा, हम कौमी मुफाद में बात करेंगे, नजरियात को तब्दील भी कर लेंगे। शहबाज शरीफ साहब का एक ट्रैक है, और इनकी जद्दा रवानगी से कबल की बात कर रहा हूँ। वो जद्दा जाना भी नहीं चाह रहे थे, उनको ज़बरदस्ती भेजा गया जद्दा कि ज़बरदस्ती जाएं आप, और वो उस वक्त भी मुफाहमत की बात कर रहे थे। वो आज भी मुफाहमत की बात कर रहे थे, और कल भी उन्होंने मुफाहमत की बात खुल के की है, फार्मूला पेश किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि पैर पकड़ लूंगा, मतलब मैं बनवा के आऊंगा, अगर नहीं आऊंगा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बिल्कुल, शायद खाकन अब्बासी ने कहा कि मैं सेक्रेटरीशिप छोड़ दूंगा, उनका मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। जी जी, तो ताई साहब, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुल्की मफाद में इदारों को साथ लेकर चलना और साथ इस मामलात को बेहतर करने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा, तो अब आपको आप ये बताइएगा, आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का एक ही ट्रैक है हमेशा से, यानी कि जद्दा जाने से पहले 2 दहाइयों से पहले की बात आप कर रहे हैं, अब वही ट्रैक है, लेकिन वो किस कदर कामयाब रहा, और मियां नवाज शरीफ साहब का जो ट्रैक है उसमें कितनी कोई कामयाबी मिली है, अगर कंपैरिजन करें दोनों के इन ट्रैक्स का। देखिए, वोट को इज्जत दो वाला नारा बहुत खूबसूरत था, और अगर उसकी फिलॉसफी पे आप जाएं तो किसी को उस पर एतराज़ नहीं है, किसी को एतराज़ नहीं है। और बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी होती है बाज़ औक़ात कि नवाज शरीफ साहब इनकलाबी हो गए, क्योंकि मैं तो उनको हमेशा गैर इनकलाबी देखा जब से वो संभाला, कभी किसी जनरल के साथ, कभी किसी के साथ। ये दौर आया था कि नवाज शरीफ साहब एक रेजिस्टेंस मूवमेंट लेकर आ रहे थे, लेकिन वो रेजिस्टेंस मूवमेंट ने अपना रुख बदल लिया। वो अचानक एक रेजिस्टेंस के बजाय लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गई। मुज़ाहमत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मुज़ाहमत अदब में भी होती है, शायरी में भी होती है, नसर में भी होती है, तकरीर से भी होती है, लेकिन उसमें फिर आप इशारे करते हैं, आप नाम नहीं लेते, आपने नाम लेने शुरू कर दिए। चुगताई साहब, ये तो क्लियर हुआ ना कि शहबाज शरीफ साहब जब मंजर आम पर नहीं थे तो फिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जो ट्रैक हम जिक्र करते हैं कि बड़ा ओपनली अप फ्रंट आकर ब्लंट होकर लड़ना, वो सामने आता रहा। अब शहबाज शरीफ मंजर आम पर आए हैं तो मरियम बीबी साइड पर हैं, मियां साहब के उस तरह से बयानात सामने नहीं आ रहे, तो आप अब ये लग रहा है कि पार्टी भी फिर शहबाज शरीफ के ट्रैक पर शायद चलेगी और शहबाज शरीफ मनाएंगे भी। मरियम साहबा कहाँ स्टैंड कर रही हैं? शहबाज शरीफ ने बड़ा खुलकर कह दिया कि उनको ग्रूमिंग की जरूरत है, और मैं वही आ रहा था। लेकिन बिल्कुल सही बात, चचा है, वो चचा है, बाप की जगह पर है, उनके लिए बच्ची है, वो बिल्कुल बच्ची है। पार्टी कारकुनों के लिए लीडर वो हो सकती हैं, लेकिन चचा के लिए तो मेरी भतीजी है, अभी भी 2-3 बच्चों की माँ है। वो जब भी आती है मैं उसको प्यार करता हूँ, बच्चों की तरह रखता हूँ, तो बच्ची के लिए वो वाकई ग्रूमिंग चाहिए। और ग्रूमिंग मैंने देखी होती है बेनज़ीर भुट्टो की किस तरह हुई,
बहुत तगड़ी ग्रोथ उनकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ का खुलकर बात करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बात कभी खुल के सामने नहीं आई थी, अंदर तो थी ये बात होती थी, लेकिन खुलकर इस तरह इंटरव्यू दिया गया। वही ना चुगताई साहब, नेशनल टीवी पर आपने एक ऐसी लीडर को जो कई महीनों से, जब से मियां साहब यहाँ नहीं है तब से पूरी मुस्लिम लीग नून को ना सिर्फ लीड कर रही हैं बल्कि हर जगह पर रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, और नेशनल टीवी पर आपने कह दिया कि उनको ग्रूमिंग की जरूरत है। तो ये जो घर का कॉन्फ्लिक्ट है, अब ऐसा तो नहीं आगे बढ़कर 2 हिस्सों में बांट देगा, घर को बंटवारा हो जाएगा और फिर शीन लीग की बातें हो रही हैं, नून लीग नून से नवाज लीग की बातें हो रही हैं। मेरा ख्याल है नून लीग मजीद तकसीम नहीं हो पाएगी और नवाज शरीफ उस हद तक नहीं जाएंगे जहां हम लोग सोच रहे हैं। नवाज शरीफ भी बात मान लेते हैं भाई की, अपने छोटे भाई हैं, बहुत लाडले भाई हैं और बड़ा प्यार करते हैं उनको। अब खानदान में वही तो बचे हैं सिर्फ, बिल्कुल, तो वो अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं एक बात की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ कि अभी हमजा मैदान में नहीं है। जी जी, अभी तक हमजा की खामोशी बहुत मानी खेज है, क्योंकि अगर वो बोल पड़े तो फिर जाहिर है। चुगताई साहब, आपने हमजा शहबाज शरीफ का कहा है कि वो अगर बोल पड़े, उनके बोलने का इंतजार काफ़ी लोग काफ़ी देर से कर रहे हैं, लेकिन हमजा शहबाज साहब कभी भी उतने एक्टिव दिखाई नहीं दिए हैं। गुज़िश्ता आप 10 साल की सियासत में देख लें और गुज़िश्ता 2.5 साल की स्पेसिफिकली देखें तो चलें उन वो जेल में तो थे, लेकिन फिर भी उनकी एक्टिवनेस तो हो सकती थी, उतनी नहीं हुई है। जब से वो बाहर हैं तब भी नहीं हुई है। मायनी खेज क्या है, वो कब क्या राइट वक्त का इंतजार कर रहे हैं या वैसे ही उनको थोड़ा सा खुद कहा गया? मैं ताश के पत्तों की बात नहीं करना चाहता, मैं ट्रम्प कार्ड की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें तो ट्रम्प कार्ड जब यूज़ होता है ना, जब सख्त ज़रूरत होती है। मेरा ख्याल है हमजा का अपना एक किरदार है जो हमें पानी के नीचे नज़र आता है। जो डस्का का जो मुहाज है उनका जीता हुआ है, बिल्कुल। कराची का मुहाज मरियम ने हारा है। आप अगर उस वक्त की बात करें तो डस्का हमजा के पास था, कराची मरियम के पास था। ठीक। और क्या सूरत हाल बनी मुझे पता नहीं, लेकिन हमजा को यकीनन तौर पर लॉन्च किया जाएगा बहुत तगड़े अंदाज में। ठीक है। वो अब बाप की सपोर्ट में आएंगे, जाहिर है वो आएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब को ये बात वो मान लेंगे, मुझे यकीन है मान लेंगे कि मुफाहमत की तरफ जाया जाए, क्योंकि जो लड़ाई वाला स्टाइल था ना, मुजाहमत करें यहाँ पे यार, वाई नॉट, बिल्कुल मुजाहमत होनी चाहिए, लड़ाई ना करें, लड़ाई ना करें, राइट, जंग की तरफ मत जाएं। वो माहौल पैदा ना करें जहाँ पर आमने सामने खड़े होकर आप डंडे निकाल लें। वो सूरत हाल बननी चाहिए और उसका आपने असर देखा कि कुछ जलसे नाकाम हुए। बिल्कुल से कुछ जलसे नाकाम हुए। कराची सीट का भी आपने जिक्र किया। फिर एक ही पार्टी के अंदर अगर डिफरेंट लोग लीड कर रहे हों तो फिर बातें तो होती हैं और फिर जो आपके ओपोनेंट हैं वो उसका फायदा भी उठाते हैं। लेकिन चुगताई साहब, आपने आज इशारा कर दिया कि शहबाज शरीफ जो कल कह रहे थे कि मैं भाई को मना लूंगा, तो वो एक्चुअली मना लेंगे और शायद अब मुफाहमत की तरफ जाएगी ये मुस्लिम लीग नून या ओवरऑल पीडीएम। थैंक यू सो मच चुगताई साहब। थैंक यू वेरी मच नासिर चुगताई साहब। और एक बात बड़ी जबरदस्त चुगताई साहब ने कि जब आप ज्यादा एक्सट्रीम तक जाते हैं तो फिर आपके साथ लोग उतना नहीं रहते हैं, छोड़ देते हैं साथ। तो यही हुआ है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जब नून लीग गई है तो वहाँ से थोड़ा सा वापस आना पड़ा है और ये आना पड़ेगा। मियां शहबाज शरीफ की जो गुफ्तगू है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि अब वापसी थोड़ी सी चाहिए और फिर ही आगे बढ़कर नून लीग जो है सियासी किरदार अदा कर सकती है। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अक्सर हमने देखा है कि ज़्यादती के केसेस हों और इस तरह के जो मुजरमाना गफलत होती है उसमें और इसके साथ जो दरिंदगी होती है उसके बाद होता क्या है कि ये जो मुजरिम है जब इनको सज़ा मिलती है तो ये सदर के पास अपील में चले जाते हैं। अब ये बड़ा अच्छा इकदाम किया हुकूमत ने कि ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती के मुजरिमों के लिए मुआफ़ी के लिए अब दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। बिल्कुल सही। और ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया गया है क्योंकि अपील में जब ये चला जाता है तो मुआफ़ी मिले ना मिले वो डिले होता रहता है। वो जस्टिस जो है जो अदालतें सुना चुकी होती हैं इंसाफ वो नहीं मिल पाता। अब सदर मुमलिकत से रुजू नहीं कर सकेंगे। जेलों में दीगर मुजरिमों की तरह सज़ा में रियायत भी उनको नहीं मिलेगी। उनको एज एक्सेप्शन ट्रीट किया जाएगा और एक्सेप्शन ही ट्रीट किया जाना चाहिए क्योंकि वो इंसान नहीं होते, वो दरिंदे होते हैं। और जब अदालतों में साबित हो जाए तो जल्द अज जल्द उनको वो सजा
मिल जानी चाहिए, वो सजाए मौत हो या जो भी अदालत ने केस के मुताबिक डिसीजन लिया होता है। बिल्कुल कोई रियायत नहीं मिलेगी, कोई माफी नहीं मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट का ज्यादती की वाकयात की रोकथाम के लिए ये बड़ा इकदाम है जो कि इंतहाई अहम। बिल्कुल, और इसकी जरूरत भी थी और पब्लिक भी यही चाहती थी, जो कि हुआ है। बड़ी अच्छा इकदाम है और इसको इस तरह इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। इसके साथ साथ रियायत एक और जगह पर भी नहीं मिलने जा रही जी, वो हैं स्टूडेंट्स, जिसके हवाले से अब ये फैसला हो चुका है और स्टूडेंट्स हैं परेशान बहुत ज़्यादा। हमने देखा है कि कल भी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना रहा और जो स्टूडेंट्स ऐसे लग रहा था कि जिस तरह शिकायत करें डायरेक्टली शफकत महमूद से, हालांकि ये सिर्फ उनका फैसला नहीं, प्रॉपर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बैठते हैं, डिस्कशन होती है। अब देखिए कुछ भी होता है, कल जो टॉप ट्रेंड चल रहा था कैंसिल ऑल एग्जाम्स, उसके साथ हैशटैग शफकत महमूद, और वो बाकायदा उनकी कोविड को, जो पॉजिटिव कोविड आया है उसको टैग कर रहे थे कि देखिए आपको भी कोरोना हो गया, हमें भी हो सकता है, प्लीज एग्जाम्स कैंसिल कर दें। अब स्टूडेंट्स ये भी दुहाइयां दे रहे हैं कि हमने कोई तैयारी नहीं की है, हम परेशान हैं, और आपने पहले ये बोला कि एग्जाम्स लेट हो जाएंगे, लेकिन फिर अब आपने एग्जाम्स की डेट्स अनाउंस कर दी हैं जो कि जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बच्चे जो है ना वो चाह रहे हैं कि उनका साल जाया और एग्जाम्स ना। क्योंकि मैं ट्वीट्स देख रहा था तो एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा, उस बच्चे ने कहा हुआ था कि हमारी तैयारी नहीं है। अब पता नहीं ये उसने इंटेंशनली किया है या अनइंटेंशनली किया है, लेकिन उसने लिखा कि ओ लेवल्स और मैट्रिक्स के जो एग्जाम है, MATRIX के जो एग्जाम है वो हम उसके लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगा कि वाकई आप तैयार नहीं है तो आपको एग्जाम पेपर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन सीरियसली अगर बात करें तो मेरे ख्याल में वाकई जिस तरह से ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं कि बहुत से कम स्टूडेंट्स हैं जिनको मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन क्लासेस की सूरत अवेलेबल हुई। बिल्कुल, और आप देखें कम परसेंटेज पे जिनको ऑनलाइन फैसिलिटीज मिली, एक पैंडेमिक है, एक नई चीज थी, उनको भी उस तरह से फोकस नहीं वो कर पाए या कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए। पॉइंट ये है कि अगर आपने घर बैठकर ही पढ़ना है, किसी ने ट्वीट किया हुआ था और मुझे वो बात एक्चुअली लगी कि अगर आपने घर बैठकर पढ़ना है तो फिर कॉलेज और स्कूल्स की जरूरत क्या है। तो ये प्लेटफॉर्म्स है ना जहां पर जाकर बच्चे सीखते हैं, बाकायदा डेकोरम होता है, क्लास में जाकर लेक्चर सुनना और सारा कुछ देखना। किसी के पास ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, किसी के पास नहीं। आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या सोच रही है, लेकिन स्टूडेंट्स तो मुसलसल ये इसरार कर रहे हैं कि हमारा साल जाया कर दें, हम अगले साल पेपर देंगे। मेरा ख्याल अब तो गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया है, ओ लेवल्स के लिए भी कह दिया है, कैम्ब्रिज का भी अब आगे थी, ब्रेकिंग चल रही थी कि कैम्ब्रिज के एग्जाम के लिए भी ओ लेवल्स को कहा गया कि आप एग्जाम ले लें। तो दैट मींस ओ लेवल्स, ए लेवल्स, इसके अलावा दीगर जो एग्जाम्स हैं वो भी होंगे, मैट्रिक, FSC, तमाम एग्जाम्स होंगे। तो लिहाजा ये एहतजाज अपनी जगह, ये डिमांड, ये ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि अब ये गवर्नमेंट इसको रिवर्स करेगी। बिल्कुल, और लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो भी पीछे हटने वाले नहीं है। कल टॉप ट्रेंड था, नंबर 1 ट्रेंड पर ये था और स्टूडेंट्स मुसलसल इसको ट्रेंड कर रहे थे ताकि उनकी सुनवाई हो। सोशल मीडिया की पावर तो है ऑब्वियसली, लेकिन अब वो ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट के कॉल्स भी दे रहे थे। मैंने बहुत से बोर्ड्स पे, बहुत से स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से देखा कि वो ऑन ग्राउंड भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। बट लेट्स सी कि गवर्नमेंट जो है वो इसको रिवर्स करती है या नहीं, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक गवर्नमेंट इसको रिवर्स नहीं करेगी और जून में आपके एग्जाम्स होंगे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि पाकिस्तान में हमेशा से टॉप ट्रेंड रही है और उसकी बड़ी वजह यह कि पाकिस्तान में अगर फ़ैन है तो क्रिकेट के फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं। PSL की तैयारी और फिर उसके बाद जो इसके शेड्यूल जारी हो चुका है, शेड्यूल जारी होना है आइंदा 2 दिन में, लेकिन टीम जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं चार्टर्ड प्लेन्स के जरिए और बड़ी मुश्किल से रवाना हुई। जी बिल्कुल, वो जैसे कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह करके टीम्स और इसमें इंपॉर्टेंट बात जो रात इतनी टेक्निकलिटीज और इतनी प्रॉब्लम्स थी कि ब्रॉडकास्टर्स को इजाज़त नहीं मिली थी लास्ट मोमेंट तक, जो कि भारत और साउथ अफ्रीका से आने थे। अब रात तक उनको भी इजाज़त मिल गई है, तो इसका मतलब है कि अब UAE में मैदान सजेगा, PSL से इसका बकिया मैचेस होंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। बिल्कुल, PSL का मेला UAE में सजेगा और तमाम रुकावटें जो हैं वो अभी तक फॉर नाउ दूर हो गई हैं। लाहौर और कराची से खसूसी परवाजें पहुंच गई, जिनमें 203 खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और इमिग्रेशन जो हैं के बाद वो होटल चले गए हैं। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी वालेकुम अस्सलाम। वो अल्लाह अल्लाह करके हमारी टीम्स पहुंच गई UAE, क्योंकि मुश्किल ही लग रहा था, पता नहीं इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो ऐसे नहीं जैसे कहते कि यार इतनी मुश्किलें आ रही हैं, कोई सदका ही दे दो तभी प्रॉब्लम हल होगी, बट अब खैरियत से पहुंच गए वो UAE। देखिए मुश्किलें तो आती हैं, आ रही थी, लेकिन मुश्किलों से ज्यादा हमें भी जल्दी थी। मुझे थोड़ा सा एक वाकया याद आ गया। फॉर्मर हमारे एक ग्रेट क्रिकेटर थे जो मौत और जिंदगी की जंग कराची के हॉस्पिटल में लड़ रहे थे और मुकाबला ये चल रहा था कि पहले कौन खबर देगा उनके इंतकाल की। अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है कि हमें भी बड़ी बेसब्री रहती है। देखिए हम क्रिकेट बोर्ड ने जब एक ऐलान किया है और जब तक वो चीज उनकी तरफ से नहीं आ जाती तो हमें क्या जल्दी रहती है कि अब पहुंचे। कुछ लोगों ने कैंसिल करा दिया, कुछ लोगों ने लाहौर में करा दिया, कुछ लोगों ने दोबारा कराची में करा दिया। अच्छा, खबर अंदर की ऐसे किसी को भी उतनी नहीं हो रही थी, उनकी चल रही थी। थोड़ा सा वेट कर लिया करें। इससे पहले भी हुआ
कि हमने पूरा PSL ही कैंसिल करा दिया, लेकिन फिर उसके बाद हम ही ने बताया कि नहीं PSL हो रहा है। तो हमें थोड़ा सीखना चाहिए, थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है, इसमें अगर PSL नहीं होता है ना, तो जो मैं क्रिकेट पे बात करने वाला हूँ या क्रिकेट देखने वाली या क्रिकेट बोर्ड है या क्रिकेटर है, उन सबका नुकसान। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है फवाद, सब्र से काम लेना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने उठाया कि सब्र से काम लेना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो है ना, वो सब्र तो ना ही जब क्रिकेट खेल रही होती है टीम तब लेते हैं, और ना ही अगर वो इंतज़ार कर रहे हो तब होता है। एक उमूमी हमारा ये रवैया बनता जा रहा। आपने अच्छी निशानदेही की है, लेकिन अब चूंकि ये सब कुछ सामने आ गया, ऑफिशियल्स को भी इजाज़त मिल गई, साउथ अफ्रीका और भारत से जिन्होंने आना था, फिर पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने जाना था चार्टर्ड प्लेन्स के जरिए, आपको अब क्या लग रहा है, कितने सीरियस है इस वक्त PCB, बोर्ड, ऑफिशियल्स, टीम्स के इस वक्त कोई गलती की अब गुंजाइश नहीं है? क्या आपको लगा ओवरऑल? देखिए, गलती की तो गुंजाइश ऑब्वियसली आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। और अच्छी चीज ये है कि प्लेयर चले गए हैं। कल साउथ अफ्रीकन और इंडियन जो ब्रॉडकास्टिंग टीम थी उनको भी लैंडिंग राइट्स का बताया, उनको जो था कि जी इजाजत मिल गई है। सो सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। ऑब्वियसली उम्मीद यही है कि कामयाबी से ये टूर्नामेंट हो और होना चाहिए। जो प्रॉब्लम आएगी वो मुझे लगता है मौसम की आएगी, जो प्लेयर्स को आएगी, क्योंकि एक सख्त मौसम में सख्त मुकाबला होगा। दूसरा ये कि जो बायोसिक्योर बबल है वो बड़ा सख्त है। आपने आइसोलेशन में यहाँ पर आप रहे, उसके बाद अभी अबू धाबी में जाके रहना है, तो आपके लिए ज़हनी तौर पे बड़ा मुश्किल होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को होना पड़ेगा, तो उससे निकल के आना और फिर आते ही परफॉर्म करना, और वो सारी चीजें तो होंगी नहीं, क्राउड भी नहीं है। और जो प्लेयर्स को उठाती हैं बेसिकली क्राउड से तो मजा आता है। बिल्कुल, लेकिन चले वो तो एक साल से अब हमारे प्लेयर्स की प्रैक्टिस हो गई ना विदाउट क्राउड मैच खेलने की, क्योंकि वो ऐसे ही फिर सोशल मीडिया पे जो अपलॉज किया जाता है या फिर देखा जाता है टीवी के ऊपर, तो वो उसी से एंजॉय कर लेते हैं। तो वो तो मेरे ख्याल से दे आर यूज्ड टू ऑफ इट। वेदर ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा। अच्छा, अब ये भी कहिएगा कि फिर आप मुझे कहेंगे कि कितनी जल्दी है ना आपको, आप सब्र नहीं करती हैं, पता लग जाएगा आपको, बट क्या करें, क्यूरियोसिटी भी कुछ होता है। PCB का आपने जिक्र किया, तो मेरे ख्याल से अगर वो वक्तन ब वक्तन मीडिया को अपडेट करते रहें, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देते रहें, तो मीडिया कयास आराइयों पर नहीं जाएगा, जो कल खबरें चलती रही और कुछ लोगों ने चला दी। अब ये कहिएगा कि घर के सब चले जाएं और एक शख्स पीछे रह जाए और उसका वीजा ना आए, तो कितना बुरा लगता है। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का वीजा अभी तक नहीं आया, उसकी क्या वजह है? वैसे वैसे 25 और भी हैं, 25 और भी हैं ऑब्वियसली, लेकिन सरफराज अहमद जो है वो कप्तान है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। 25 और भी हैं, और उम्मीद यही है कि आज तक उनका भी डॉक्यूमेंट्स और वीजा आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके साथ जो भी इश्यूज है, बट हाँ ऑब्वियसली 70-75 आप समझ 90% तो प्लेयर चले गए, और उम्मीद यही है कि उनके भी वीजे आ जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन हाँ थोड़ा सा जरूर इसमें ये होता है कि जी ये प्लेयर्स क्यों रह गए, ये भी चले जाने चाहिए थे। लेकिन हमें ये भी रियलाइज करना चाहिए कि काफी सारे मसाइल हैं। मैं कतई तौर पे ये नहीं कहता कि PCB की गलतियां नहीं है, PCB को भी बड़ा प्रोफेशनली काम करना चाहिए था। ये सारी चीजें जब सेटल हो गई थी, तो फिर उसके बाद ये चीजें नहीं आनी चाहिए थी जो आई। लेकिन कतई तौर पे इसका मतलब ये नहीं था कि जब तक वो वाज़ेह तौर पे प्रेस रिलीज में ना बता दे कि जी टूर्नामेंट खत्म हो गया है, हम ये लिखना और कहना शुरू करना भी गलत है। बिल्कुल ठीक है फवाद, आपकी बात बिल्कुल ठीक, कयास करना गलत है और इसके साथ इंतजार करना चाहिए ऑफिशियल स्टेटमेंट्स का। फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने ओवरऑल बात की, गलती की गुंजाइश नहीं है। ने भी कहा कि अब जिस तरह से पहले गलतियां हुई हैं, बायोसिक्योर माहौल के हवाले से बात की जाए, जो बबल बनाया जाता है या फिर प्लेयर्स के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वहाँ पर अब किसी किस्म की गलती की गुंजाइश बिल्कुल। प्लेयर्स के साथ साथ मैं समझती हूँ मैनेजमेंट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि उनको बड़ा प्रोफेशनल होकर इसको आगे लेकर चलना होगा। बट लेट्स सी जी, अब डेट का इंतजार है कि अनाउंसमेंट कब आती है डेट की, और बाकायदा मैचेस शुरू होते हैं। फिर मेरी और अबूजर की जो लड़ाई है वो भी ऑन एयर शुरू हो जाएगी कि हम अपनी अपनी टीम्स जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल तो आपको फुटबॉल की दुनिया से एक अहम खबर देते हैं। फुटबॉल लीग में स्पेनिश क्लब विलारियल ने बड़ा अपसेट करते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। जी, यूएफा कप था। मैच के आगाज में ही दोनों टीमों ने जारहाना अंदाज अपनाया है। मैच का पहला गोल 29वें मिनट में विलारियल के
जिब्रात ने किया और जिसके बाद मैनचेस्टर की टीम ने हमले किए और खेल के 55वें मिनट में कावानी ने गोल करके मैच 1-1 से बराबर कर दिया। जो फुटबॉल के शौकीन है वो इसको बड़ा एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे। बड़ा ज़बरदस्त सनसनीखेज ये मुकाबला हुआ। बिल्कुल, और खेल के इख्तिताम तक दोनों टीमों ने 1-1 गोल कर रखा था। फिर जो पेनल्टी शूट आउट हुआ उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया, उसमें भी बड़ा सख्त मुकाबला हुआ और कदरे कमज़ोर समझे जाने वाले विलारियल की टीम ने 10 के मुकाबले में 11 गोल से ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और यूरोपा लीग में विलारियल की मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ कामयाबी ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली फुटबॉल वर्ल्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड रैंक्स इन ऑन द टॉप और मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम कंसिडर की जाती है और फिर एक स्पेनिश टीम अगर उसको हरा दे तो डेफिनेटली दैट्स अ बिग जबरदस्त ही अचीवमेंट है। बड़ा जबरदस्त ये मैच हुआ और अचीवमेंट हुई। और ये आप देखें एक डिफरेंट चीज़ कि क्राउड था और बड़े अच्छे नंबर्स में क्राउड था। दैट मीन्स कि सिचुएशन थी यहाँ पर और तमाम जो SOPs के बाद जिस तरह से ये कंट्रीज अब फॉलो कर रही हैं, वैक्सीन लगवा रही हैं, उसके बाद आप देखें कि अगर आप पाकिस्तान में यही सब कुछ चाहते हैं किसी तरह हो तो आप भी SOPs को फॉलो करें और वैक्सीन लगवाएं। तो यहाँ पर भी रौनक के साथ मैदान में मैचेस हों सब तरह के। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी का इजाफा हुआ, बेहतरी आई टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में। गुज़िश्ता 20 साल जो दिहाई थी, दोनों दिहाइयाँ, उनमें बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट की है साइंस ने। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे कहते हैं कि प्रॉज एंड कॉन्स भी होते हैं हर चीज़ के। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हुए, वहीं पर एक टेक्नोलॉजी का जो मैंने देखा है कि जब से डिजिटल मीडिया आया है, मोबाइल यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसका नुकसान ये आया है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका जो स्क्रीन टाइम है उसमें इजाफा हुआ है और उसकी वजह से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी असरअंदाज होना शुरू हो गए। बिल्कुल, असरअंदाज क्या हुए, दूरियां पैदा हो गई। आप एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, लाउंज में बैठे हैं और सब अपने अपने फ़ोन पर लगे हुए हैं। सबको ये मोबाइल फ़ोन जो है वो जकड़े हुए हैं। आपने आपस में बात भी करनी है तो एक दूसरे को कमेंट्स करके कर रहे हैं, इंस्टेड आप सामने बात नहीं कर रहे। वो जो एक बैठक लगा करती थी, वो जो हल्ला गुल्ला हुआ करता था, वो कहीं बहुत दूर रह गया, मुझे ये लगता है। और सिर्फ ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं है, इसमें बच्चों से लेकर बड़े तक, बच्चे यूट्यूब वीडियोस, गेम्स और इन तमाम चीज़ों में मसरूफ हो गए, बड़े अपने सोशल मीडिया में मसरूफ हो गए, कुछ भी कर रहे हैं, मोबाइल मुसलसल आपके हाथ में। कैसे इससे बचा जाए, कितना जरूरी है इससे बाहर निकलकर दोबारा जिंदगी की तरफ आना। और मैं ये जो बोल रही हूँ कि दोबारा जिंदगी की तरफ आना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफ मोमेंट्स एंजॉय नहीं करते। हर वक्त तस्वीर 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 तस्वीर, जो रियल फील ऑफ मेमोरी के अंदर जो पूरा एक सेटअप बनता था वो कहीं पीछे रह गया। और वो अक्सर हमने ये देखा कि जब गुफ्तगू हो रही होती है किसी भी महफिल में, वो ज़्यादातर मोबाइल के रिलेटेड ही होती है या फिर किसी सोशल मीडिया के हवाले से बात हो रही है। आपने किसी फेसबुक पर, ट्विटर पर आपने ये लगाया, वो मुझे पसंद आया, मतलब आपकी आपस की गुफ्तगू बहुत कम हो गई है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रही हूँ कि मैं ये बहुत करती हूँ और एक्चुअली ये मेरी रूटीन का हिस्सा। ये बेसिकली अब आप भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। ओवरऑल दुनिया में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आपके बड़े हैं जिन्होंने समझाना होता है छोटों को, वही हर वक्त अगर मोबाइल पे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर लगे हैं, वो अपनी बात सारी उधर कर रहे हैं और घर वालों से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ पाकिस्तानी जैसे मैंने कहा पूरी दुनिया का मसला, इस पर बात भी हो रही है। ये देखें ना, कुछ पिक्चर्स हैं जो कि बड़ी इस हवाले से जिसे कहते हैं कि बड़ी ओपन है, जो बात क्लियर कर रही है कि क्या इशूज़ हैं इस वक्त हमारी सोसाइटी के। बिल्कुल, इशूज़ ये हैं जी, सोशल मीडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मोबाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कभी हम ट्वीट सुना करते थे परिंदों की और अब हम ट्वीट देखते हैं अपने मोबाइल पर। ये पिक्चर वो डिपिक्ट कर रही है, बच्चा लेटा हुआ है, माँ बाप मोबाइल पर लगे हुए हैं, फिर बांधा हुआ है मोबाइल ने, हमें जकड़ा हुआ है। ये फील दूर करना कितना जरूरी है। दरमियान में देखें एक बेटी और एक माँ के दरमियान गैप मोबाइल का बैरियर है, मोबाइल का। वो अपनी मोबाइल पे है और बेटी अपने, और ये देखें दो लोग आपस में बैठे हैं लेकिन दोनों मोबाइल पे। ये तीनों फैमिली है, एक तीनों और ये पिक्चर तो मुझे लगता है हर घर की कहानी है, हर घर की ये कहानी है जहाँ पर ये नजर आता है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे जी। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब, आपके ठीक हैं आप? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि हम इन गैजेट्स, टेक्नोलॉजी और मोबाइल के अंदर इतना धंस गए हैं, इतना दलदल में फंस चुके हैं एवरीबडी कि हम रिश्तों से दूर हो गए, रियल फील से दूर हो गए लाइफ की। जी वो अभी आप जब बात कर रही थी तो आके मैं इस बात को कन्फेस करती हूँ कि मेरी ये आदत है और मैं ऐसा करती हूँ। मैं चूंकि ये ट्रेनिंग सेशंस वगैरह करता हूँ ऑनलाइन, तो अक्सर ये लोग पूछते हैं जी बताइए मैं मोबाइल से कैसे जान छुड़ाऊँ। हमारे हर घर की कहानी है। जो आपने सब बातें बताई, ये वो बातें हैं जो सारे लोग करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब आपको ये आदत है और आपको पता है कि ये आदत बुरी है, आपने इतने सारे हमें अभी ये क्लिप्स भी दिखाए हैं, जी जी। तो आप
खुद क्यों नहीं कोशिश करती कि आप इसको ना करें? देखिए, बच्चों की आदत को हटाने के लिए पेरेंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। एडल्ट की आदत को हटाने का सिर्फ एक प्रिंसिपल है, वो ये है कि एडल्ट रियलाइज करे कि जो मैं कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक। आप अपने कमरे में तशरीफ लाई, आपने देखा कि कमरे के अंदर सफाई नहीं है, गंद बहुत है, सारे पर्दे टेढ़े हुए हैं, मट्टियां हैं, मक्खियां फिर रही हैं। अब आप क्या करेंगी? आप आराम से बैठ के उसकी सफाई करना शुरू कर देंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता सफाई। लेकिन अगर आप एक कोने में बैठ के कहना शुरू कर देंगी कि सफाई नहीं है, गंदगी बहुत है, मक्खियां बहुत हैं, बहुत बुरा है, हर घर का ये हाल है, तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए, इस सिलसिले में तो एक सिंपल बात है कि आप बाकी सब लोगों की फिक्र छोड़ें, हम सब, यानी मैं आपको तो सॉरी, आप मेरे सामने बैठे हैं दोनों, इट्स ऑल राइट, आई रियलाइज इट एंड आई थिंक एवरीबॉडी फील्स दैट। बिल्कुल, मैं जनरलाइज ये करना चाह रहा हूं कि देखिए, हम सबको ये बात इंडिविजुअली रियलाइज करनी पड़ेगी। बाकी घरों में क्या हो रहा है उसको छोड़ें, बिल्कुल सही। आज से मैं अपने लिए एक डिसिप्लिन बना लूं, और हम जो बड़े हैं और जिनके घर में छोटे हैं, घर में एक डिसिप्लिन बना लें। देखिए, घर में एक माँ, कल परसों मेरे क्लिनिक में खातून आई, देखिए जी मेरी बच्चा जो है ना सारा दिन मोबाइल पे फिरता रहता है। मैंने कहा बच्चे की उम्र कितनी है? उन्होंने कहा 6 साल। तो मैंने कहा इसका आमदनी का क्या जरिया है? उसने कहा कोई जरिया नहीं है। मैंने कहा फिर इसने ये 1.5 लाख का मोबाइल कहां से लिया? उसने कहा ये तो मैंने लेके दिया है। तो मैंने कहा फिर आप जब आपने मोबाइल लेके दे दिया है तो वो उसको यूज करेगा। देखिए, बात लंबी हो जाएगी, मैं आपको ना टेक होम मैसेजेस बताता हूं जिनपे हम अभी 5 मिनट में अमल कर सकते हैं। एक बात यह है कि एज एन इंडिविजुअल मैं खुद अपने स्क्रीन टाइम पर नजर रखनी शुरू कर दूं, और उसके लिए एक यार्डस्टिक ये है कि मैं अपने लिए तय करूं कि ये मोबाइल बहुत यूजफुल गैजेटरी है फॉर कम्युनिकेशन एंड फॉर इंफॉर्मेशन। मुझे अभी मैं क्लिनिक में बैठा हूं तो मैं देखता हूं कि मरीज को ये दवाई प्रेगनेंसी में देनी है कि नहीं, तो फटाफट मैं गूगल में लिखता हूं तो फटाफट वो सामने। तो इंफॉर्मेशन के लिए और कम्युनिकेशन, मेरी बहन डबलिन में रहती है, मैंने उससे बात करनी है, मैं भी बात कर सकता हूं। आप और मैं तय कर लें कि इस फोन के 2 पर्पस हैं, एक कम्युनिकेशन और एक इंफॉर्मेशन। जो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट के लिए मैं ये यूज नहीं करूंगा। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए जिम में जाऊंगा, प्लेग्राउंड में जाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा। तो मैं और आप एक पाबंदी लगा लें। दूसरा एक काम और करें, घर के अंदर जो हमारा टीवी लाउंज है उसमें एक बड़ी सी बास्केट लेके वो बास्केट लटका दें, और घर का हेड ये कहे कि जो बंदा घर में आएगा अपने मोबाइल फोन को इसके ऊपर रख दे। ठीक। और नंबर 1 और नंबर 2 बात यह है, अगर किसी, और मैं भी रखूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा जी। और दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों को मोबाइल की जरूरत है अपने पढ़ने के लिए ऑनलाइन, तो वो एक कागज के ऊपर हम लिख लें कि 8 बजे से 10 बजे तक मोबाइल यूज होगा। देखिए बेटा, जितना मर्जी हम सोशल मीडिया पे ये बातें करते रहें, जितना कुछ करते रहें, जब तक हम एडल्ट के चेंज होने का सिर्फ एक तरीका है कि एडल्ट खुद रियलाइज करे कि जो मैं करता हूं वो गलत है, और उसके बाद आई थिंक दैट्स द मैच्योरिटी। वो पॉजिटिव ट्रैक के ऊपर एक पहला कदम होता है कि आप कन्फेस और अपने आप को ये महसूस करें कि आप गिल्टी हैं और अब आपने बेहतरी की तरफ। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बात की कि अपने आप को पहले खुद एतराफ़ करना चाहिए, फिर आपने सफाई भी करनी है खुद से ही। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हमने डिफरेंट देखी हैं कि आप खुद तो रियलाइज़ कई दफ़ा कर भी जाते हैं। बच्चों का आपने जिक्र किया, आप अक्सर ये देखते होंगे कि पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि अच्छा तुम ज़्यादा शोर ना करो, ये लो मोबाइल, तुम ज़्यादा बात ना करो, या फिर मेरे कोई ज़रूरी काम है, ये लो अपना जो भी आईपैड है या कोई आपके पास लैपटॉप है वो बच्चों को दे देते हैं। ये जो मसला शुरू हुआ है, इससे किस कदर नुकसान हुआ है कि आपने बच्चों को बिजी करने के लिए खुद से पेरेंट्स ने ये काम शुरू कर दिया? देखिए, ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी मैंने अर्ज किया था कि बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, लेकिन माँ बाप ने ये सोचा कि हमारे पास चूंकि पैसे बहुत ज्यादा हैं तो हम इस जिम्मेदारी को आउटसोर्स कर देते हैं। लिहाजा यह है कि बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी माँ बाप की थी, हमने उनको महंगे स्कूलों में आउटसोर्स कर दिया। शाम को होमवर्क वगैरह माँ बाप ने करवाना था तो हमने ट्यूटर्स को आउटसोर्स कर दिया। इसीलिए माँ की जिम्मेदारी थी कि उसने घर में खाना पकाना था, बच्चों को बिठा के इकट्ठे कहानियां भी सुनानी थी और खाना ताजा ताजा पराठे बना के खिलाने थे, लेकिन माँ ने उसको फूड पांडा को आउटसोर्स कर दिया। इसी तरीके से बच्चे की उंगली पकड़ के उसको तितलियां पकड़ना सिखाना, सीपियां इकट्ठी करना और उसके साथ बैठ के पेंटिंग करना और घर की सफाई में उसको सिखाना, ये माँ और बाप की जिम्मेदारी थी। माँ बाप ने उसको मोबाइल फोन पर आउटसोर्स कर दिया। उन्होंने कहा आपके अब्बू अम्मी की जगह पर ये 2.5 लाख रुपए के आपके अब्बू हैं जो आपके हाथ में हैं, तो आप अब्बू वाला काम इनसे लीजिए। तो मैं ये बहुत दुख के साथ ये बात कर रहा हूं, ये हमारी ट्रेजेडी है, लेकिन ये बातें करने से ये ट्रेजेडी ठीक नहीं होगी। और एक बात हमें और बहुत जरूरी याद रखने की है
कि आप टेक्नोलॉजी से जान नहीं छुड़ा सकते। टेक्नोलॉजी अब हमारी जरूरत बन गई। आप बिजली का बिल नहीं दे सकते, आप कुछ नहीं। तो अब टेक्नोलॉजी का इंटेलिजेंट यूज करने के लिए हमें डिसिप्लिन करना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा, आपके बच्चों के सिस्टम में आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि दो चीजों में बड़ा फर्क है, बच्चों से प्यार करना और बच्चों से लाड करना। बच्चों से लाड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बच्चों से प्यार करना चाहिए। प्यार का मतलब यह है कि उनके तमाम बेनिफिट्स को मद्देनजर रख के उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट और समझदार कैरेक्टरफुल इंसान बन सके। और लाड का मतलब ये होता है कि मां सदके, जिसे बोलते हैं ना, हमारे सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब दोस्त है, वो कहते हैं मां सदके। ये जो मां सदके होता है ना कि हाँ मेरे बेटा मां सदके ले लो तुम, ये लाड है। और ये लाड के शाखसाने हैं सारे। बच्चों के साथ लाड का रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्यार का रिलेशन होना चाहिए, प्यार का रिलेशन होना चाहिए, जरूरियात पूरी होनी चाहिए, लेकिन बिगाड़ नहीं आना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि हम ऑलरेडी इस पर बड़ी बात कर चुके हैं और बहुत सी चीज़ें आप रीथिंक करते हैं अपने रियल लाइफ में भी, वो लेक्चर्स सुनकर या इस तरह के प्रोग्राम सेगमेंट्स देखकर। बड़ों की अगर बात करें तो बड़े तो इस एज में हैं जहाँ पर ना सकते हैं, ना वो उस तरह से उनको समझाया जा सकता है। अब ट्रेनिंग तो की जा सकती है, लेकिन बार बार रिमाइंडर्स है ना जो उनको हेल्प कर सकते हैं। सो ऐसे रिमाइंडर्स हम कैसे खुद को दें? क्या स्केड्यूल कर लें अपनी रूटीन्स को, चीजों को बेहतर कर लें? या मियाँ बीवी, जैसे मैंने कहा कि मैं गिल्टी हूं, मैं मोबाइल ज्यादा यूज करती हूँ, बट मैंने अपने हस्बैंड की ड्यूटी लगाई है कि वो मुझे टोक दे, तो आफ्टर अ फ्यू वीक्स वो एक्चुअली मुझे कह देते हैं कि तुम्हारा मोबाइल यूजेज बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड देन आई रियलाइज, और फिर मैं थोड़ा कम करना शुरू कर देती हूँ। इस तरह की टिप्स हेल्प करती हैं? जी बिल्कुल। देखिए बात ये ना कि हमारे जो मोटिवेशन होती है ना, उसकी दो हैं किस्में। एक है एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन ये है कि आपने बेटे को कह दें कि बेटा अगर फर्ज करें तो मोबाइल नहीं इस्तेमाल करोगे ना तो हम सब मरी छुट्टियों पे इकट्ठे जाएंगे। अगर तुम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करोगे ना इतनी देर तक, ये तो लालच दे दी आपने बच्चे को। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ठीक है ना। कैरेट एंड स्किल, जन्नत और बुज़ख जो है ना, वो इसी की बेस के ऊपर है कि आप जो है ना मोटिवेट करते हैं। हाँ जी, बशीरुम व खबीर है ना, नज़ीरुम व बशीरा कुरान में कहा ना, तुम्हें डराने वाला खुशखबरी कराने वाला बना के भेजा है। तो ये इसकी एक वैल्यू है। लेकिन जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन की जो इफेक्टिविटी है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है ना। आपके हस्बैंड आपको मना कर देते हैं, फर्ज करें आपके हस्बैंड एक हफ्ते टूर पे चले जाएं, तो फिर आप क्या करेंगी दोबारा? तो इसलिए जो सबसे अहम चीज है वो इंटरनल मोटिवेशन है। डेफिनेटली इंटरनल मोटिवेशन का मतलब यह है कि मुझे खुद एहसास हो। तो लिहाजा एडल्ट के लिए नसीहतें वगैरह करने की बजाय हम ये जो प्रोग्राम आई एम श्योर लाखों लोग देख रहे होंगे, अगर लाखों लोग नहीं देख रहे हैं, आप दोनों और मैं, हम तीनों तो बैठे हैं ना यहाँ, हम तीनों ही आज से ये फैसला कर लें कि आज के बाद मैं अपने मोबाइल को एक डिसिप्लिन करूंगा, तो आप देखिएगा औरों की जिंदगी में तब्दीली आए ना आए, मेरे और मेरे घर वालों की जिंदगी में ये मेरा जबरदस्ती। डॉक्टर साहब, अब चूंकि आपने कहा कि खुद से ही हमने शुरू करना है, तो हम तो डेफिनेटली आज क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं तो आपके साथ हैं, तो हम तो वादा करते हैं कि इंशाल्लाह अपना स्क्रीन टाइम जो है उसको हम कम से कम लेके आएंगे और उसको शेड्यूल करेंगे, और जो भी बेसिक्स हैं सिर्फ जो उसकी नेसेसिटी है वो करें, ना कि हम एक्स्ट्रा जो है अपना टाइम सर्व करके अपनी फैमिली का टाइम बजाया करें, खुद का भी। लेकिन अब चूंकि आपने जिस तरह से कहा, हमने तो वादा कर लिया, सीमल आप भी जरा डॉक्टर साहब के सामने जरा करें ना वादा। मैं कोशिश करूंगी डॉक्टर नहीं, कोशिश पूरी करूंगी। कोशिश करूंगी बस। करूंगी नहीं, बस कोशिश करूंगी। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि दुनिया में ये बातें तो बहुत हो रही हैं, क्या दुनिया इस तरफ है, आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज कर रही है? क्योंकि ये पोस्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर से शेयर होती हैं कि फैमिली टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, लोग रियलाइज कर रहे हैं, इस पर काम कुछ हो रहा है? अगर आप जाते जाते इस पर कुछ बात कहें तो। मेरा ख्याल है कि इंसानी शऊर हमेशा जो है वो अपनी गलतियों से सीखता है, और शुरू के अंदर एक लिक्विड फेज होती है, जिसको ना एक टेक्निकल टर्म होती है कि लिक्विड इरा होता है, जिसमें चीजें ना इधर भी जा सकती हैं, इधर भी जा सकती हैं। लेकिन चेंज हमेशा पहले गैस से लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से एक खास शेप में आके फ्रीज हो जाता है। तो हमें तवक्को है कि इंसानी शऊर आहिस्ता आहिस्ता ये बात सीख जाएगा कि इसकी कितनी लिमिट है। लेकिन जो एक परेशानी की बेटा बात है वो ये है कि बहुत अरसे से हमारी कमर्शियल दुनिया के अंदर जो एक चीज हमें सिखाई जा रही है वो है लज्जत। हमें लॉन्ग टर्म चीज के ठीक होने की बजाय जिस चीज का हमें आदी बनाया जा रहा है वो लज्जत का आदी बनाया जा रहा है। और ये जो स्क्रीन है
ये लज्जत प्रोवाइड करने की एक बहुत जबरदस्त टूल है। आप इस स्क्रीन के साथ सिर्फ ये ना समझिए कि आदत बन गई है, इसके साथ करोड़ों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। इस स्क्रीन की वजह से इश्तिहार होते हैं, इस स्क्रीन की वजह से लोगों की प्रोडक्ट्स बिकती हैं, इस स्क्रीन की वजह से पता नहीं क्या क्या और कुछ बात वही है कि प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो हमें प्रोज के लिए इस्तेमाल करना है और खुद देखना है कि कौन से कैसे पीछे रहें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कुछ कंसिस्टेंट प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं जो थ्रू आउट इस गवर्नमेंट को फेस रहे हैं। उनमें एक सर फहरिस्त मुझे लगता है जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी, जो अगले 2 साल भी हैं, वो फेस करना ही पड़ेगा। वो है विफाक और सिंध का इख्तलाफ। और इसमें बहुत सी अपडेट्स आती हैं। कभी विफाक कुछ अनाउंस कर देता है, अमल दरामद नहीं होता। कभी सिंध इशूज़ के लिए विफाक के पास जाता है लेकिन कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। और अभी रिसेंटली ये जो दौरा किया विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने, उससे फिर से बहुत सी खबरें सामने आना शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि सिंध में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। बिल्कुल। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मरकज की तरफ से सिंध में मुदाखलत नहीं करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हुई भी हैं, हमने रिसेंटली देखा भी है और इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई। तो लिहाजा पॉलिटिक्स हो, वाटर क्राइसिस हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमने देखा कि तमाम इशूज़ पर सिंध और विफाक ऐसे लगता है कि कन्फ्रंटेशन है और फिर बातें भी होती हैं गवर्नर राज की। ऐसा क्यों होता है? इस वक्त सिचुएशन कैसी है? अफ़ाम तफ़हीम से क्या मामला हल हो रहा है? आगे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हलीम आदिल शेख साहब, जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। हलीम आदिल शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, जैसे कि ये मामला है, हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि ओवरऑल देखा है कि जब से शेख रशीद साहब सिंध के दौरे पर गए, एक बार फिर गवर्नर राज की बातें होना शुरू हो गई, फिर से कन्फ्रंटेशन की बात शुरू हो गई, एक दफ़ा फिर से वाटर क्राइसिस का इशू शुरू हो गया। ये क्या मामला है? सिंध और विफाक एक साथ आखिर क्यों नहीं चल पा रहे हैं बेहतरी की तरफ पाकिस्तान की? ये किसने कहा कि गवर्नर राज की बातें? अगर सिंध में डाकू लोगों को मार रहे हों, 9 लोगों को, शरीफ बेचारे मासूम लोगों को कत्ल कर दिया जाए और सिंध हुकूमत के वज़ीर आला समेत कोई वज़ीर, कोई मुशीर, कोई MP MNA बासर फातिहा तक करने ना जाए, जहां हमारे पुलिस के सिपाहियों को ऐसी बख्तरबंद गाड़ी को उनके लिए जनाजा बना दिया जाए जो कि इस सिंध हुकूमत ने ख़रीदी हो, जब सिंध के अवाम रात को, मतलब शरीफ लोगों का घर से निकलना मुहाल हो और डाकू अपनी वीडियोस वायरल कर रहे हों, टिकटॉक बना रहे हों, अपनी वीडियोस चला रहे हों, धमकियां दे रहे हों सोशल मीडिया के ज़रिए, जब सिंध के अवाम को वहाँ रात चलते ट्रकों के ऊपर फायरिंग करके वहाँ के ड्राइवरों को अगवा किया जाए, जब सिंध के मासूम लोगों को, जो बेचारा कोई स्टूडेंट, कोई मजदूर, उसको अगवा करके जंगल में ले जाया जाए, जब सिंध के एक मोची को, गरीब मोची को भी उठा के जंगल में ले जाया जाए और उस वक्त लोग आवाज़ दें, तो क्या सिंध पाकिस्तान नहीं है? बिल्कुल। क्या वज़ीर-ए-आज़म और हमारी फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि हम सिंध से आज जाकर कहें कि जी हमारे लायक कोई हुक्म है तो बताइए क्या कर सकते हैं? दो के सब्जेक्ट जो है अमन व अमान, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर अमन व अमान प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। पिछले 13 सालों में 753 अरब रुपए, 753 बिलियन रुपीस इन्होंने अमन व अमान पे खर्च किए हैं। और अगर सिंध के लोगों की आवाज़ अगर सिंध हुकूमत ना सुने और प्राइम मिनिस्टर सुने और उस पर नोटिस ले और अपने वज़ीर दाखिला को भेजें कि जाएँ, सिचुएशन देखें और सिंध हुकूमत को बताएं कि हमें क्या करना है। सैलाब के अंदर फ़ौज चाहिए, वो जायज़ है। SOPs मास्क लगवाने के लिए सिंध हुकूमत फ़ौज की मदद ले सकती है। कोई वो हमारे दादू में नए गाज आ गई थी, लोग दरख्तों पे टंग गए थे, इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि सिंध हुकूमत उनको उतार सके, दरख्तों में सैलाब में आवाज़ें दे रहे थे। उस वक्त फ़ौज जा सकती है, ज़लज़ले में फ़ौज जा सकती है। अगर इस हालात के अंदर फ़ौज तो कोई नहीं जा रही, ना फ़ौज जा रही है, ना कोई गवर्नर आज लग रहा है, ना कुछ हो रहा है, मतलब वफाक जब मदद कर सकती
ठीक है कि अमनो अमान की सूरत हाल प्रोविंस ने देखनी है, लेकिन बहरहाल प्रोविंस भी तो जवाब को देख रहा है, तो ये बिगर पिक्चर है। और ऑब्वियसली इसमें कहीं से ये नहीं, अगर सजेशंस आ रही हैं या ताउन या मदद की ऑफर की जा रही है वफाक की तरफ से, तो इसमें कोई बुराई नहीं है बल्कि अच्छाई है। लेकिन वज़ीर आला सिंध ये क्लेम करते हैं कि पुलिस बड़े अच्छे से इसको हैंडल कर रही है और सिंध पुलिस ही काफी है जो हैंडल कर लेगी। क्या आप समझते हैं कि सिंध पुलिस ही काफी है हैंडल करने के लिए? मैं गया था गुज़िश्ता 4 रोज़, मैं कंदकोट कश्मीर के कच्चे में गया, खुद उन 9 लोगों की मैंने फातिहा की और उनसे सूरत हाल पूछी। मैं उन लोगों से मिला, पुलिस के ज़ख्मी सिपाहियों से, हस्पताल में जैसे ही वो अस्पताल पहुँचे, मैं शिकारपुर में उनसे सारी तफसीलात पूछी। जो शहीद हुए हमारे पुलिस वाले, मैं उनके घरों पे गया, उनके बुरसा से पूछा, मैं उनके इलाके के लोगों से पूछा, मैं वहाँ होटल पे बैठा, इधर बैठा उधर बैठा। 4 रोज़ के अंदर मैंने ये रिपोर्ट तैयार की है 12 पेजेस की, और इसके अंदर ये वाजे हो रहा है कि जब से सिंध पुलिस पॉलिटिसाइज हुई है, जब से अगर सियासत की नजर हुई है, वज़ीर आला साहब तो इसलिए कहेंगे सब अच्छा है, क्या एपीसी के अंदर लोगों का मर जाना, शहीद हो जाना बेचारे सिपाहियों का, सब अच्छा है? 9 लोगों को डाकुओं की जानिब से कत्ल कर दिए जाना, सब अच्छा है? इस 3 महीने के अंदर 250 लोगों का जख्मी हो जाना, कत्ल हो जाना, अगवा हो जाना, डेफिनेटली क्या ये सब अच्छा है? क्या सिंध में शाम 7 बजे के बाद बाहर निकलना जो मुहाल हो चुका है, क्या सब अच्छा है? हाँ अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, 100% अच्छा है। इसलिए कि जब से ये सिंध पुलिस पॉलिटिसाइज हुई है, वज़ीर आला हाउस का प्रिंसिपल स्टाफ अफसर टू चीफ मिनिस्टर एसएसपी फर्रुख बशीर जब से ये ट्रांसफर पोस्टिंग स्टार्ट की है, सब अच्छा है, भत्ता अच्छा है, रिश्वत अच्छी है, तेल के पैसे आ रहे हैं, क्राइम के पैसे आ रहे हैं, भत्तों के पैसे आ रहे हैं, कब्जों के पैसे आ रहे हैं, सब अच्छा है, ऑल वेल, सब ठीक है जी। वज़ीर आला के लिए तो सारी घी में सर कढ़ाई में है ना जी, माल भी आ रहा है, सब काम चल रहा है। शेख साहब, आपने जिस तरह कहा कि सब अच्छा है, ऑब्वियसली ये सरकास्टिक है, सब अच्छा नहीं है, तभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मसाइल भी हैं। अब सिर्फ अगर इस बारे में एक क्विकली अगर आप बता सकें कि हल क्या समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर फेडरल गवर्नमेंट, आप जो कि अपोजिशन में है, हल क्या है? क्या आईजी की तब्दीली हल है या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस चाहते हैं आप ताकि बेहतरी आ सके? जी मैं बताता हूँ, देखिए डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस हल है, पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया जाए। एडी ख्वाजा साहब जैसे नामवर अफसरान, कलीम इमाम जैसे अच्छे अफसरान, ख़ासतौर पर एडी ख्वाजा की वजह वो थे, सब कुछ ठीक था, उनको बाख्तियार करके सिंध में आईजी के तौर पे भिजवाए। उस किस्म का कोई भी अफसर हो जो किसी की सियासी गाइडेंस ना ले। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स ऑफ एसएसपीज, डीआईजीज, एडिशनल आईजीज एंड टिल एसएचओ लेवल, उसमें सियासी मुदाखलत ख़त्म की जाए। पुलिस के जो एसएसयू, आरआरएफ कमांडोज, एलीट कमांडोज, ये सारे जो आपने सुना होगा कि बिलावल हाउस की भैंसों की सिक्योरिटी के ऊपर 200 कमांडोज मौजूद हैं। इन सब लोगों को जो ट्रेन पुलिस के लोग हैं, इनको कच्चे में भिजवाया जाए। कच्चे से जो 10-10 साल से खुद डाकू बन चुके हैं, एक ऐसा कादरू चांडियो एसएचओ है जो 10 साल से वहीं है, वो खुद डाकुओं का सरबराह बन चुका है वहाँ। उन लोगों को सबको निकाल कर कहीं और उनको काम पे भेजा जाए। पुलिस को अच्छी ये जो खिलौने वो हैं आपकी एपीसीज, इन खिलौना एपीसीज को हटा के रेंजर से एपीसी चाहिए, फौज से चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट से चाहिए, अच्छी एपीसीज इनको दी जाए। अच्छा वेपन पुलिस को दिया जाए, एक तो डीपोलिटिसाइज किया जाए, और अगर वफाक ताउन के लिए ऑफर कर रही है, बात कर थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, आधा मिनट मुझे दीजिएगा। डीपोलिटिसाइज एक अच्छा मतलब, मेरा मतलब ये है कि पुलिस को बाख्तियार करके उन बेचारों को वेपन अच्छे दें, उनको सब कुछ दें, ये उनको करके ऑपरेशन करा। उसके साथ साथ ये भी फिर हल नहीं है, साथ कच्चे में जो डाकू हैं उनके साथ साथ जो 3 टीयर्स हैं, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। एक टीयर वो है जो हम सबको नजर आता है, बंदूक ली हुई है, एपीसी पे चढ़ा हुआ है। दूसरा टीयर है जो बीच में है, कच्चे पक्के, और दूसरा पक्के के डाकू जो है, जो असेंबली में बैठे हैं, कैबिनेट में बैठे हैं, सरकार जो पैटर्नाइज करते हैं, जो पैटर्नेज करते हैं, जो इनको संभालते हैं, जो इनको बचाते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट करें। कच्चा डाकू, स्टार्ट फ्रॉम पक्का डाकू टू कच्चा डाकू। शेख साहब चलें, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आपने ये कहा कि विफाक अगर ताउन की ऑफर कर रहा है तो सिंध को ले लेनी चाहिए और बड़ा दिल करना चाहिए, लेकिन सिंध जब किसी एक चीज में ताउन मांग रहा है तो उसमें विफाक की तरफ से कुछ अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, एक टेबल पर बैठकर प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा। और मैं अब लॉ एंड ऑर्डर और अमन अमान की सूरत हाल से दूसरे इशू की तरफ आ रही हूँ जो आजकल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, वो पानी की कमी और पानी के हवाले से। एरसा का आज इजलास भी है,
इसमें वफाक सिंध को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, या एटलीस्ट बात ही कर लें, एक टेबल पर बैठकर क्लैरिफाई कर लें, कुछ तो हल निकालें इसका। देखिए, इरसा में सिंध के एक मेंबर साहब भी मौजूद हैं। इरसा ने बार बार क्लैरिफाई किया है। अभी हमारी 11 बजे फिर चेयरमैन इरसा और सबसे हमारी एक ब्रीफिंग भी है। जी जी। सब कुछ पता है। और बात यह है कि फार्मूला मैं आपको स्टेट आसान अल्फाज में समझा दूं ना, शायद इरसा जो फिगर्स दे रहा है वो मुश्किल अल्फाज हैं, वो इनको समझ नहीं आ रहे हैं। अनवर सियाल साहब, उनकी सिर्फ एबिलिटी ये है, आपको पता है कोई तस्वीर चल रही है, मैं कहूँगा तो रहने दीजिए, वो एबिलिटी है कोई अच्छा इरिगेशन मिनिस्टर हो। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि चूंकि अचानक ही डाकू राज उठ गया, मान के मामलात खड़े हो गए, उससे और सिंध के कदीमी गोल मसले कुछ आ गए, उससे नजर हटाने के लिए इन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की है। फार्मूला बड़ा आसान है, इनके चेयरमैन साहब का फार्मूला है। जी जी। उसको अगर पीपल्स पार्टी समझ लेती है तो मैं समझता हूं कि वो फार्मूला क्या था। पिछले साल जब बारिशों में कराची डूबा था तो बिलावल साहब ने कहा था कि जी बारिश आती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। आपको बताऊं कि जो पानी दरियाओं में आता है ये धूप से नहीं आता है। बारिशें जब ग्लेशियर पे बारिशें होती हैं वो पिघलते हैं, दरियाओं में पानी आता है तो नीचे आता है। इस दफा फार्मूला वही बिलावल साहब का है कि जब बारिश कम आता है तो पानी कम आता है, बारिश ज्यादा कम आता है तो पानी आता है। लेकिन बैलेंस नहीं किया जा रहा ना, मुसलसल ये बात की जा रही है कि पंजाब को ज्यादा दिया जा रहा है। आगे मैं टेक्निकली बता रहा हूं, अब मैं टेक्निकल बता दूं आपको। देखिए, इशू ये है कि सिंध में जो थेफ्ट कहा जा रहा है ये सरकारी थेफ्ट है, ये बासर लोगों का थेफ्ट है। सिंध के अंदर जो भी देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो, ये वो होता है जितना आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी शेयरिंग है। लाजिम बात है, शॉर्टेज पंजाब में भी है, शॉर्टेज सिंध में भी है। सिंध हुकूमत इस वक्त पंजाब और सिंध को लड़ाकर मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहती है। ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है कि पानी अगर कम आया, ऊपर वाले से बात करो, बारिश भेज दे। लेकिन बात टेक्निकल भी तो करें ना, टेक्निकली क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं? टीएलपी कैनाल को खोल देना, 3 सूबों ने टेक्निकली मैं बता रहा हूं, सुन ले, टेक्निकल सुन ले आप जी। देखिए, टेक्निकल की बात नहीं, पानी ऑलरेडी खुल गया था, ड्रामा किया इन्होंने, कहा तो ऑलरेडी खुलना था, 2 दिन पहले खुल चुका था, ड्रामा किया इन्होंने कि जी बिलावल ने, वो उनको पता था कि पानी आज खुल, एक साथ तो आता ही नलका तो है नहीं, पीछे से आता है, आते में 1 दिन लगता है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मतलब 2 नंबरी से काम चला रहे हैं। टेक्निकल इशू ये है कि पंजाब में थेफ्ट बड़ा कम है, सिंध में थेफ्ट जिसको थेफ्ट ये करार देते हैं, लेकिन बेसिकली वो बड़े लोगों को पानी जाता है। आज से 3 रोज पहले मैं घोटकी एक रेगुलेटर पे था, घोटकी फीडर से भरी हुई चल रही थी, उसके साथ 3 छोटी छोटी शनाखें कनालें जो थी, जो आम लोगों की थी, वो खाली पड़ी हुई थी, खुश्क थी। बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन सिंध और उसके अलावा जो सिंध में वाटर थेफ्ट है, और सिंध में 13 साल में इरीगेशन डिपार्टमेंट को तबाह बर्बाद कर दिया गया है कि ना भल सफाई हुई है, ना बंद मजबूत हुए हैं। तो वहाँ एक तो पानी रिस जाता है, दूसरा पानी चोरी करके बड़े लोगों की जमीनों को चला जाता है, मतलब गरीब को मिलता नहीं, टंडो लहर पहुंच जाता है। जिसकी वजह से आपका ताल्लुक भी सिंध से है तो आप वहाँ के लोकल इश्यूज और उस पर भी हाईलाइट करेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन के लिए अगर एक टेबल पर बैठकर बात हो जाए, सिर्फ ब्लेम गेम ना चलाई जाए, बल्कि उनकी भी सुनी जाए और उनको अपनी सुनाकर समझाई भी जाए, तो आई थिंक ज्यादा मेच्योरिटी जो है वो वफाक की तरफ से भी नजर आ जाएगी और सिंध की तरफ से भी आ जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल सोल्यूशन से ही लोगों का हल मिलेगा। थैंक यू जी हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और सिचुएशन की। लेकिन एक हल है इस तमाम सिचुएशन का कि बात की जाए, हल तलाश किया जाए। टेक्निकलिटीज से या फिर इल्जामात से हल नहीं निकलना, टेक्निकलिटीज से उसका जवाब देना जरूरी है कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है और इसके पानी का मसले का हल क्या है। टेबल टॉक की जाए और उसका मसले का हल निकाला जाए। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। नाज़रीन, आज 28 मई है और आज के दिन बड़ी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आज पाकिस्तान यौम तकबीर मना रहा है, जब 22 बरस कबल इसी रोज़ पाकिस्तान ने भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में अपनी जोहरी ताकत का मुजाहरा किया था। और मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के लिए बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बना और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने फ़ख्र से पूरी दुनिया में सर उठाकर फिर रहे हैं वो उसी दिन की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हीं एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल कर लिया।
और इससे इम्पैक्ट्स क्या है, कितना मुश्किल था ये स्टेप उठाना, क्योंकि आज भी हम इस पर बात करते हैं। इस पर किस तरह से बैकग्राउंड क्या है इसका, थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं और रिवाइव करते हैं वो प्राउड मोमेंट कि दुनिया जो मर्जी कहे, हम इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर हमने दुनिया को बताया कि हम किसी से डरते नहीं हैं और पाकिस्तान जो है वो अपनी मदद खुद कर सकता है। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस डे जब पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर मॉर्निंग प्रोग्राम। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि ये 28 मई 1998 हमारी तारीख का एक बहुत ही ग्लोरियस डे हमेशा रहेगा। और इट इज वो जो मोमेंट्स थे, प्राउड मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ फॉर पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान में थे या पाकिस्तान से बाहर जितने लोग थे। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं उस वक्त अमेरिका में वाशिंगटन एम्बेसी में पोस्टेड था। अच्छा। और जिस दिन ये धमाके हुए, मैं उस वक्त एक अमेरिकन एमुनिशन कंपनी में कुछ लेबोरेटरी में कुछ टेस्ट कर रहा था जो मेरे पार्ट ऑफ माय ड्यूटीज थे। तो मुझे आज भी याद है कि तकरीबन 5:30 का टाइम था, क्योंकि हमारा ये टाइम डिफरेंस है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान। तो अमेरिकन इंजीनियर उस कंपनी का मेरे पास भागा आया, मुझे नहीं मालूम था, कहता है कर्नल कंग्रेचुलेशंस, योर कंट्री हैज just carried out nuclear explosions. जी, अल्हम्दुलिल्लाह। Believe me, मैं उस वक्त जो जज्बात थे मैं आपको बयान नहीं कर सकता। डेफिनेटली। पाकिस्तानी इतने बाद में जब अगले दिन मैं वापस गया एम्बेसी में, पाकिस्तानी इतने खुश और सर हमारा फख्र से बुलंद था। जिस तरह आपने कहा, पहला मुल्क, पहला इस्लामिक कंट्री which became a nuclear power। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन Having said that, मैं आपको ये बताऊं, आपने सही कहा इंट्रोडक्शन में कि इस प्रोग्राम की बुनियाद डाली जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे 1976 में, क्योंकि 1974 में इंडिया ने, जैसे आपने कहा, अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे और बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया बिल्कुल बदल गया था। और हमें 1971 का साना मशरकी पाकिस्तान भी हमारे था कि कैसे इंडिया ने वो सारा अपना ऑर्केस्ट्रेट किया। जी। तो लिहाजा 76 में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद डाली और यकीनन उसमें फिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में बहुत काम हुआ। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंटिस्ट और इंजीनियर लेड बाय उस वक्त के चेयरमैन मुनीर अहमद खान, जो 10-11 साल चेयरमैन रहे, और फिर उनको बाद वफात कई साल बाद, कई दिहाइयों के बाद रियासत पाकिस्तान ने उनको एक्नॉलेज किया और निशान इम्तियाज से नवाजा चंद साल पहले। और उसके बाद हमने जलजा के दौर में कोल्ड टेस्ट तो कर लिए थे, लेकिन पब्लिक नहीं होते। मसला ये था कि इंटरनेशनल जो ये फोर्सेस थी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान एक। ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़ा पॉइंट उठाया यहीं पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनेशनल फोर्सेस ये नहीं चाहती थी। जब ये दिन आया, मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, बहुत इंटरनेशनल प्रेशर था पाकिस्तान पर कि ये धमाके ना करें, बहुत ज़्यादा इस पर बातें भी हो चुकी हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ने कर दिया, उसके बाद जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ा, सैंक्शंस थी, इंटरनेशनल प्रेशर था और इसके अलावा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त भी देखा, उसको कैसे पाकिस्तान ने हैंडल किया, आप क्या कहेंगे? और उसकी वजह से लेकिन जो धमाके हुए, आज पाकिस्तान जहाँ पर खड़ा है, कितना ये इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए? देखिए, इसलिए जरूरत था कि बैलेंस ऑफ पावर जो है बहुत शिफ्ट हो गया था इंडिया के फेवर में। तो उसको रिस्टोर करने के लिए एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटेरेंस जो हमने फिर कायम किया, और एक बड़ा कठिन सफर था ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अचीव किया। और आप देखें कि पिछले 50 साल में, सन 71 के बाद आज तक आप देखें इंडिया की जरूरत नहीं हुई कि उसने पाकिस्तान पे किसी किस्म का हमला या मुहिम की हो। Having said that, मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनल फोर्सेस नहीं चाहती थी, उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, सैंक्शन भी लगाए, लेकिन हमारे हीरोज थे कुछ जिन्होंने अपना एक रोल अदा किया इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंटिस्ट और इंजीनियर मैंने पहले भी जिक्र किया। फिर वो गुमनाम पाकिस्तानी जो आज शायद काफी लोग नहीं हैं, जिन्होंने इन इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद, मैं 1998 के पहले की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक वो लॉजिस्टिक ऑपरेशन किया कि पूरी दुनिया से जो कुछ हमें चाहिए था, बाय हुक और बाय क्रुक, हम वो चीजें पाकिस्तान आई और हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे तरक्की की। डॉक्टर AQ खान साहब को आप ना भूलें, जो खास आए भुट्टो साहब के दौर में, और उन्होंने आके वो क्रूज ताकि पूरा जो न्यूक्लियर साइकिल है, जो 25-26 स्टेप में,
वो मुकम्मल हो और हम ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक्वायर करें। उन पे मैं एक एंड में बात करूंगा AQ खान साहब के। उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के वो इंजीनियर जिन्होंने हमारे ये तमाम रिसर्च फैसिलिटीज की कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान आर्मी के अफसर जवानों ने सिक्योरिटी के हवाले से और जो टनल बनाए गए चांगी में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वो तमाम उनके बड़ा तारीखी बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब, ये दिस वाज अ टीम वर्क एंड दिस वाज दिस हैपेंड इन इयर्स। कोई पार्टी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी, ये सिर्फ पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान के लिए काम किया, वो चाहे फौज, सिविल गवर्नमेंट्स या कोई भी गवर्नमेंट रही हो। ओवर द ईयर्स इस पर बड़ा काम हुआ, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ। आप जाते जाते, जो कि हमारे पास वक्त कम है, लेकिन आप डॉक्टर AQ खान के हवाले से बात कर रहे थे, डेफिनेटली ही इज आवर हीरो कि उनकी बड़ी मेहनत थी, उनकी लीडरशिप में पूरी टीम ने रोल है जी उनका। क्या कहना चाह रहे थे आप ब्रिगेडियर साहब? उससे पहले मैं एक जुमला कह दूं, नवाज शरीफ साहब वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 28 मई 1998। मैं आपको ये कहूं, बाकी सब चीजें छोड़ दें। जो लोग कहते थे कि जी वो डामाडोल थे, वो लहतुलाल कर रहे थे, वो श्योर नहीं थे, और फौज ने उनको पुश किया। He did it. That's what matters. जो मैटर करता है। जी, आप पहले भी ये कह चुके हैं कि उन्होंने किया, ये बहुत मैटर है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत भुट्टो साहब जिन्होंने शुरू किया, तमाम लोगों को ये क्रेडिट जाता है। फौज पाकिस्तान थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। टेक्निकली थोड़ा सा इशू हुआ, जिसके बाद आवाज कहना चाह रहे थे, लेकिन उनका राब्ता हमसे मुनक़ता हो लेकिन जो उनका पैगाम था AQ खान साहब के हवाले से कि वो पाकिस्तान के हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे। हमें अपने तमाम अनसंग हीरोज या जिन हीरोज को हम डिक्लेयर करते हैं, कहा जाता है, बात की जाती है, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से पाकिस्तान आज अपना सर फखर से बुलंद करके आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो 28 मई है, एंजॉय कीजिए आज का प्राउड डे। और मुझे खुद भी बड़ा मजा आ रहा था इस पर बात करके, लेकिन फिलहाल हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। 1122 रेस्क्यू 1122 सर्विस पंजाब में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। इसकी वजह से बहुत से हादसात और रोड सेफ्टी के हवाले से जो ज़रूरियात होती हैं वो पूरी हुई हैं और वेल इक्विप्ड हुई है गुज़िश्ता चंद सालों में। ये बड़ा ज़बरदस्त अचीवमेंट है मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट की और रेस्क्यू 1122 की। बिल्कुल, और एक ऐसी एडवांसमेंट जो है वो रेस्क्यू 1122 का हिस्सा बनी 2015 में, जिसमें फायर इंसिडेंट्स से हैंडल करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिली। और हाई राइज बिल्डिंग में, क्योंकि उस व्हीकल का नाम भी स्काई राइज है, सो हाई राइज बिल्डिंग्स में अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बर वक्त रेस्क्यू किया जा सकता है और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती है। मैं कल गई उनके हेडक्वार्टर, मेरी उनसे बात हुई, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का दौरा भी किया और उस हाई स्काई जो तो हम सबको दिखाइए ना उस विजिट के बारे में। तो लेट्स हैव अ लुक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेस्क्यू 1122 के ऑफिस, पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। और यहाँ पर चूँकि वी गॉट टू नो कि हमने बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज भी कर लिया है अपने इस इदारे को, उसके साथ साथ वेल इक्विप्ड कर लिया है, ख़ासतौर पर किसी भी एक्सीडेंट, किसी भी ट्रॉमा और स्पेशली फायर इंसिडेंट से निपटने के लिए। हाई राइज बिल्डिंग्स में आपको पता है, खुदा न खास्ता जब कोई फायर इंसिडेंट होता है तो हम फ़ौरन से हमें ऐसे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जिस पर टेक्निकली प्ले करके हम उस फायर पर ना सिर्फ काबू पा सकें बल्कि लोगों को रेस्क्यू भी कर सकें। तो रेस्क्यू 1122 के पास ये स्नार्को नामी एक व्हीकल मौजूद है जो कि एक्चुअली लोगों को ना सिर्फ रेस्क्यू करती है बल्कि फायर इंसिडेंट्स में बहुत हेल्प भी करती है। सो हम उसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी करेंगे। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पे जाएंगे जहाँ पर कॉल्स का सिलसिला, एक पूरा सिस्टम इनका मौजूद है, वो कैसे काम करता है आया। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेस्क्यू 1122 कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, जहाँ पर आप कॉल करते हैं तो ये वो तमाम लोग हैं जो कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं। उस सर्विस एरिया में जितने एम्बुलेंसेज मौजूद होती हैं जो आपको रेस्क्यू कर सकती हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं, उनसे आपका कांटेक्ट कराते हैं और फिर वो आप तक पहुंचाते हैं। किस तरह ये तमाम काम चलता है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान रेस्क्यू फारूक अहमद साहब मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब मैं खुद भी आकर यहाँ पर देख रही हूँ कि सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश भी लग रहा है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। देखिए, आपकी अपनी सर्विस से सबसे अहम बात हुई है और ये पाकिस्तान की सर्विस है, पंजाब की सर्विस है, आप लोगों की सर्विस है। इस सारे सिस्टम का जो सबसे बुनियादी मकसद है वो ये है कि आवाम को एमरजेंसी में बर वक्त रेस्क्यू सर्विस मिल सके। हमारा जो सबसे बड़ा इस कंट्रोल रूम का मसला है वो इररेलेवेंट कॉल्स हैं, यानी कि फेक कॉल्स। असल में हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है।
फेक कॉल एक और कैटेगरी है, आप यूँ समझ लें कि अनवांटेड कॉल। और ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचें कि एक शख्स रोड के ऊपर पड़ा हुआ है और उसके एक्सीडेंट हुआ है, और मैं यहाँ पे नरेट नहीं करना चाहता कि जब एक्सीडेंट होता है तो उसका मतलब ही एक्सीडेंट होता है। मोर देन 55% कॉल्स जो हैं वो हमारी बेटियों की होती हैं, हमारी बहनों की होती हैं, और वो कॉल्स ऐसी हैं कि आप सुने तो आप इस बात पे हैरान रह जाएं कि बिरयानी बनाने की तरकीब बता दें, क्या आप मुझे पिज़्ज़ा दे सकते हैं। मैं यूं ही फारग बैठी हुई थी तो आप मेरे से गपशप कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम ऐसी एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिससे आप जैसे क्रीम को कॉल करते हैं उसी तरह आप रेस्क्यू 1122 को भी कॉल कर सकेंगे। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट तरीन बात है, अगर कोई आदमी हमें इर्रेलेवेंट एक दफ़ा बुलाएगा तो रेस्क्यू उसको ब्लॉक कर देगा और दोबारा उसको सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। जब एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, वहीं पर अक्सर बात होती है कि आपका इक्विपमेंट जो है वो भी एडवांस होना चाहिए। आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि कोई बड़ी इमरजेंसी हो गई या किसी भी तरह से, तो हम हमेशा नज़र रखते हैं कि रेस्क्यू 1122 किस तरह से एडवांसमेंट कर रहा है। और सर ने एक नया एडिशन जो है वो रेस्क्यू 1122, देखिए जैसे लाहौर ज़मीन पे फैल रहा है ऐसे वर्टिकली भी ऊपर जा रहा है। हाई राइज बिल्डिंग आ रही है। आप देखिए हमारे पास अरफा करीम टावर है, हमारे पास और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। तो ये ज़रूरी है कि हमारे पास वो इक्विपमेंट मौजूद हो जो इतनी हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर रिस्पॉन्ड कर सके। अभी हम बाहर जाते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि रेस्क्यू के जो फायर फाइटर्स हैं वो हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर फायर फाइटिंग कैसे करते हैं। बिल्कुल, ये स्नार्कल है क्या, आइए आपको दिखाते हैं। ये है वो जायंट व्हीकल जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, स्नार्कल, जो 300 फीट अबव हाइट पर जाकर ना सिर्फ आपको रेस्क्यू करेगा बल्कि वहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। हमने वक्त के साथ सीखा, तरक्की की, बेहतरी लाई, और ये है वो तरक्की और बेहतरी जो हमें ज़रूरत है। तो ये स्नार्कल वो व्हीकल है जो आपको हाइट पर, हाई राइज बिल्डिंग्स पर रेस्क्यू कर सकता है। तो हाउ डज इट वर्क और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ये तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और बताएंगे। दैट्स द पैनल जिसके तहत ये आपको हाइट पर लेकर जाता है और फिर यहाँ से आप रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स द इमरजेंसी। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जो हैं वो जाएंगे, मेरे कैमरामैन जाएंगे और मैं जाऊँगी। जी, तो हम इस वक्त स्काई लिफ्ट यानी कि स्नार्कल के उस लिफ्टर में मौजूद हैं जो हमें ऊपर लेकर जाएगा, और मेरे साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर शाहिद साहब भी मौजूद हैं जो मुझे एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मुझे डरने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि रेस्क्यू करना कोई आसान काम है? बिल्कुल, इसमें डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सेफ़ बनी हुई है और इसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के सेफ्टी फीचर्स हैं इसके बीच में। और इस स्काई लिफ्ट से हमने बेतहाशा लोगों को मुख्तलिफ फायर इंसिडेंट में ना सिर्फ रेस्क्यू किया बल्कि उनकी ज़िंदगी भी बचाई। तो ये शायद देखने में उतना डेंजरस नहीं लग रहा जितना एक्चुअल रेस्क्यूअर्स के लिए होता है। इतनी कड़ी धूप में, ट्रस्ट मी, अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देखें, ख़ासतौर पर पेंडेमिक में, मास्क, हेलमेट और ये गैजेट्स वैसे ही आपको थका देते हैं, और उसके बाद उस एनर्जी के साथ काम करना सलाम है रेस्क्यूअर्स को। आई एम गोना गो अप और मैं आपको भी साथ लेके जाऊँगी, आ जाएँ। सो जी, आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर जा रहे हैं थोड़ा हाइट पर, ताकि हम देख सकें कि इसके फीचर्स क्या क्या और किस तरह से काम करता है। अभी जैसे शाहिद साहब आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर आपके पास पैनल है एंड यू कैन कंट्रोल इट। बेसिकली ये पूरे का पूरा सिस्टम, इसमें 3 तरह के सिस्टम है। एक सिस्टम आप क्रैडल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, दूसरा सिस्टम आप व्हीकल से ऑपरेट कर सकते हैं, और तीसरा सिस्टम जो है कंप्यूटर से भी आप इसे ऑपरेट किया जा सकता है। इसे इसमें बड़े हाई क्वालिटीज़ कैमराज लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं। इनफैक्ट ये मल्टीपर्पज़ जो है ये व्हीकल है। इसमें आप ना सिर्फ लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं बल्कि इस पर आप बगैर किसी शख्स को बुझवाए, बगैर किसी रेस्क्यू को बुझवाए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेंजर। और जो है जब आग और शोले बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आ रहे हों तो हम ये वाली क्रैडल को, खाली क्रैडल को नीचे कंप्यूटर से ऑपरेट करते हुए कैमरास में देख भी सकते हैं कि ऊपर क्या सूरत हाल है। और इसकी हाइट जो है ये 104 मीटर को टच करती है, मतलब मैक्सिमम ये 104 मीटर पर जाता है। और यहाँ मैं देख भी सकती हूँ कि मेरे पास हाइट आ रही है एंड वी आर राइट नाउ एट 45-46। सर, मैं बड़ा इंस्पायर होती थी मूवीज में, सीजन्स में आपने देखा है कि कुछ भी होता है तो आता है कि 911 पे कॉल करो। सो आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि हमारे पास भी डबल। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। और वी हैव द सेम सिस्टम एंड वी हैव द सेम इक्विपमेंट दैट द 911 हैज क्लेम्ड।
1122 सर्विस बड़ी ज़बरदस्त है, हम इस पे प्राउड हैं। और जिस तरह से आपने भी कहा, लेकिन एक चीज़ पे बड़ा अफसोस हुआ जिस तरह उन्होंने कहा कि फेक कॉल्स के हवाले से बड़े शिकायत है, जो कि ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से कराएंगे जिसने खुद सीखा, खुद बनाया और फिर उससे खुद कमाया। और मैं बात कर रही हूँ यूट्यूब चैनल की। हमारे साथ एक ऐसी यूट्यूबर मौजूद है जिन्होंने ना सिर्फ अपना चैनल स्टैब्लिश किया बल्कि उससे कमाकर अपना घर भी बनाया। बिल्कुल, खैरपुर से सिंध से ताल्लुक है, राबिया शेख हैं, 1,60,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं इनके। और इस तरह वो कैसे पहुंची, किस तरह से उन्होंने मेहनत की, क्यों उनको इस तरह का ख्याल आया, क्योंकि जो उनका बैकग्राउंड है वो डेफिनेटली इस तरह का नहीं था। तो हम उनसे मुलाकात करते हैं। राबिया शेख, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका जिस इलाके से ताल्लुक है वहाँ पर ये आम चीज़ नहीं है, तालीम भी और टेक्नोलॉजी भी। आपने इसको कैसे मैनेज किया, अपने घर को सपोर्ट भी किया? फिर देखिए, इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की और मैंने कराची से तालीम हासिल की, फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए। तो मैं अब हम यहाँ यहीं पर रह रहे हैं। अच्छा राबिया, आपको कैसे ख्याल आया कि यूट्यूब चैनल बनाना है और अपना पूरा उसको इस्टेब्लिश करना है? यूट्यूब बनाने का ख्याल मुझे बचपन से शौक था कटिंग और स्टिचिंग का, और मैं ऐसे वीडियोस बहुत ज़्यादा देखती थी इंटरनेट पे। तो मुझे ख्याल आया कि मैं भी ट्राई करके देखूं अपने लिए यूट्यूब चैनल। तो मैंने बनाया, तो मेरा मोनेटाइज हो गया। फैशन का बहुत ज़्यादा शौक था, और जब भी मैं किसी मॉडल को देखती हूँ तो मुझे सबसे पहले ये होता है कि उसने क्या पहना हुआ है, ये नहीं कि वो कैसी लग रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कपड़ों का बचपन से। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं बनाऊँ ऐसा चैनल, यूट्यूब पे चैनल बनाऊँ। तो मैंने चैनल बनाया फैशन एडिक्शन के नाम से, क्योंकि मुझे फैशन में इंटरेस्ट थी। तो मैंने उसी से रिलेटेड अपना चैनल बनाया, फैशन एडिक्शन। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त आपने इनिशिएटिव लिया है, और अब तो 1,60,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो फिर अगला सवाल बनता है, कितने पैसे कमा लेती हैं? दोगे पर्सनल है, लेकिन लोगों के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। 30 से 40,000 तक मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ तो वो 40 से बढ़ भी जाते हैं, 45 तक भी चले जाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है। घर में कितने अफराद हैं और घर वालों ने सपोर्ट किया? वालिद साहब ने क्या कहा? वालिद साहब एक सहाफ़ी हैं, और घर बनाने का ख्याल मुझे ऐसे आया कि हमारी जॉइंट फैमिली है और हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, 2 कमरे हैं, तो छोटा सा घर है हमारा। तो मुझे ख्याल आया कि अपना खुद का कमरा हो जिसमें बैठ के मैं एक और चैनल बनाऊँ जिसपे मैं कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊँ। तो मुझे उसका बहुत शौक था, तो इसीलिए मैंने घर बनवाया अपने लिए कि मेरा खुद का कमरा हो जहाँ बैठ के मैं अपनी मर्जी के चैनल बनाऊं और उसे लोगों को कटिंग और स्टिचिंग। राबिया, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। अब चूँकि आपके माशाल्लाह भी बहुत ज़्यादा हैं और आगे भी आप बढ़ना चाह रही हैं, मज़ीद क्या प्लान्स हैं आगे बढ़ने के लिए, क्या इक़दाम करेंगे? हम अभी सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कि जो कपड़े मैं अपने चैनल पर दिखाती हूँ तो लोग पूछते हैं कि कहाँ से और कौन सी साइट से लें। तो हमारा ये प्लान है कि हम ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर देंगे, ऑनलाइन ब्रांड शुरू कर देंगे। वेरी नाइस, गुड लक राबिया। आई रियली होप कि आप इसको कंटिन्यू रखें और अल्लाह ताला आपको मजीद इसमें तरक्की दे और इससे लोग भी सीखेंगे। इसके साथ ही आज का हमारा वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह जी मंडे को मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।